हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चल रहा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट और हमें आज उसका करना है पार्ट 3 कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने देखा सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। क्या अगर कोई प्लांट हमारे पास यूनिसेक्सुअल है या फिर सिर्फ सेल्फ करता है, क्या हम उसका और भी कुछ करवा सकते हैं? तो उसी प्रोसेस में हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी आता है, जो कि मेंडल ने भी करवाया था, और ये एक एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक प्लांट को पिक करते हैं और उसकी इमैस्कुलेशन करते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर को सबसे पहले यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले उसका जो मेल पार्ट होता है ना, वो हम उतार लेते हैं, या फिर ये कह लो कि वो मैच्योरिटी से पहले ही हम उसका मेल पार्ट उतार लेते हैं। उसके बाद उस पर बैगिंग कर देते, कोई रैपिंग कर देते ताकि कोई और पॉलिनेटर कहीं आके उस पर डस्ट ना कर दे। उसके बाद डी बैगिंग करते हैं, फिर से उस बैग को उतारते हैं और उस पर डस्टिंग करते हैं ताकि वो आगे जाके फर्टिलाइज कर पाए। उसके बाद फिर से रीबैगिंग करके छोड़ देते हैं। वाइल अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो उसमें इमैस्कुलेशन हमारे पास जरूरी होती है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो उसमें इमैस्कुलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इस डायग्राम में मैंने आप लोग को बताने की कोशिश करी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं, या फिर हम यूनिसेक्सुअल भी ले सकते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल लेंगे तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाइल अगर हम लोग बाइसेक्सुअल लेंगे तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम उसकी इमैस्कुलेशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग जब हमारा स्टेबल मैच्योर भी नहीं हुआ होगा तो हम उसको उतार लेंगे। इमैस्कुलेशन के बाद हम उस पर एक बैगिंग कर देंगे ताकि कहीं और के पॉलन ग्रेन उस पर आके डस्ट ना करे। उसके बाद हम उसको डी बैगिंग करके उस पर हम थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे अपने स्टेमन की, या फिर हमें जो भी पॉलन ग्रेन उस पर डस्ट करने हैं। उसके बाद फिर से हम इसकी रीबैगिंग करके छोड़ देंगे। और ये एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छे से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को शो अप करता है, और मेंडल ने भी अपने पी प्लांट में क्रॉस एक्सपेरिमेंटल पॉलिनेशन ऐसे ही दिखाया था। के बाद हम बात कर लेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, जैसे कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं, मतलब जो पॉलन ग्रेन हमारे पास इधर से उधर कौन ट्रांसफर एक्चुअल में करवाते हैं। तो कुछ एबायोटिक भी और कुछ बायोटिक भी। एबायोटिक हमारे नॉन लिविंग में आ जाते हैं, और बायोटिक जिनमें जान हो या फिर वो कोई जानदार चीज उसे करवा रही हो। अगर एबायोटिक की बात करें तो सबसे ज्यादा विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जो कि हम उसे एनेमोफिली भी कहते हैं, और 98% मतलब ये बहुत मेजर वन एबायोटिक में माना जाता है। और उसी के साथ साथ इसमें वाटर भी आता है। वाटर में हम हाइड्रोफिली देखने को मिलता है, और रेन में हम ओम्ब्रोफिली देखने को मिलता है। मतलब वाटर में क्या होता है, मतलब वाटर बहुत रेयर केस में होता है। लीस्ट 130 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट्स में ही सिर्फ वाटर से पॉलिनेशन होता है, जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। वाइल अगर हम बायोटिक की तरफ आ जाए तो इसमें मेजर वन अगर माने तो वो इंसेक्ट होता है। एंटोमोफिली की वजह से हमारे पास बायोटिक को पॉलिनेटिंग एजेंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम बर्ड्स की बात करें, अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हम उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। वाइल बैट्स से होता है तो कीरोप्टेरोफिली कहते हैं। स्नेल से होता है तो मेलाकोफिली कहते हैं। एंड से होता है तो उसे माइरोमिकोफिली कहते हैं। ह्यूमन से होता है तो हम लोग एंथ्रोफिली कहते हैं। वाइल स्नेक से भी कई दफा होता है, हमें देखने को मिलता है, जिसे हम ओफियोफिली भी कहते हैं। बायोटिक में हम मेजर वन विंड पॉलिनेशन की बात कर लें तो जिसे हम एनेमोफिली भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है, मोनोकॉट में देखा जाता है। जैसे कि पॉलन ग्रेन में, मतलब इनका विंड पॉलिनेशन में क्या कैसे जाएंगे पॉलन ग्रेन्स हमारे। सबसे पहले हमारे पॉलन ग्रेन जो है लाइट वेटेड होने चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब चिपचिपे नहीं होना चाहिए। मतलब आंधी तूफान चले या फिर हवा भी हल्की सी चले तो ये आराम से उड़ जाना चाहिए। और फ्लावर जो है वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, मतलब एकदम खुला हुआ बैठा होना चाहिए फ्लावर हमारे पास। और उसी के बाद स्टिग्मा जो है फेदरी होना चाहिए, लार्ज स्टिग्मा होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, और वो भी नॉन स्टिकी होना चाहिए। मतलब अगर बड़ा रहेगा और लार्ज रहेगा, फेदरी रहेगा, तभी तो आसानी से दिखेगा और पॉलन ग्रेन उसमें जाके फंस सकेंगे। और मतलब ना यार, ये एबायोटिक में एक फायदा ये रहता है कि इसमें नेक्टरीज एब्सेंट होती है, मतलब इसमें कोई भी फ्लोरल रिवॉर्ड नहीं देना पड़ता है। मतलब कोई हमें फ्री में ही काम करके ऐसे दे के चला जाता है, ऐसा समझो। और इन्फ्लोरेसेंस की भी जरूरत होती है, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा होती नहीं है। और नो ऑर्डर, कोई खुशबू नहीं चाहिए होती, बस इसमें ब्राइट कलर्स होते हैं, हमें देखने को मिलता है। विंड पॉलिनेशन के होने की वजह से हम अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमें ग्रामिनी फैमिली में देखने को मिलता है, पोजेशियाई फैमिली में देखने को मिलता है, वो ग्रास वाली फैमिली, और फिर सीरियल वाली फैमिली भी, जैसे कि वीट, राइस, मेज, शुगर केन, बार्ले, ये सब में भी हमें देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को ही हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। इसकी पॉलिनेशन के लिए भी हमें लाइट वेटेड स्टेमन या स्टिग्मा वगैरह चाहिए होता है। अनवेटेबल पॉलिन्स चाहिए होता है, जो कि म्यूसिलेजिनस के बने होना चाहिए। स्टिग्मा भी अनवेटेबल होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। लीस्ट कॉमन की बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड ओनली 300, मोस्टली कॉमन हमें मोनोकॉट्स में ये देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली की बात करें तो हमारे पास दो देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला एपी हाइड्रोफिली, जो कि ऊपर की तरफ होता है, और ये एग्जांपल हमें वेलिसिनेरिया में देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ हमें हाइपो हाइड्रोफिली देखने को मिलता है, जो कि ज़ूस्टेरा सी ग्रास होती है, या फिर ये पानी के नीचे हमें देखने को मिलता है। मतलब स्पेशली इसमें क्या होता है तो हमें डायोशियस प्लांट में देखने को मिलता है। इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों भी अलग होते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेल पार्ट होता है ना, वो इमेच्योर फ्लावर, मतलब सबसे पहले ऊपर पानी के सरफेस पे आ जाते हैं और वहाँ पे ये अपने पॉलन ग्रेन्स छोड़ देते हैं। उसी की तरफ दूसरी तरफ फीमेल वाला अपनी स्टॉक लंबी करके, मतलब एकदम वो भी पानी के सरफेस पे आता है, वहाँ पे इसका पॉलिनेशन होता है, और फिर से इसकी स्टॉक जो है मतलब घुमा के नीचे की तरफ फिर से ये नीचे आ जाती है। हाइपोहाइड्रोफिली में, जो कि ज़ूस्टेरा में देखने को मिलता है, ये एक मोनोशियस प्लांट होता है, मतलब दोनों भी सेक्सेस एक ही में मौजूद होते हैं। में जो मेल पार्ट होता है ना, वो रिबन लाइक पॉलन होता है, जो कि फीमेल के एकदम राउंड राउंड घूम के उसी में बैठे रहते हैं, और ये पानी के नीचे ही होता है।
हम मेजर वन बायोटिक फैक्टर की बात कर ले या बायोटिक पॉलिनेशन से होने वाले की बात कर ले तो उसमें एंटोमोफिलिया आती है जो कि मेजर वन है। ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू होती है जो कि बीज में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज साइज का फ्लावर होना चाहिए, मतलब जिसपे इंसेक्ट आके बैठ सके, और ये कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल कलरफुल रंग बिरंगे होना चाहिए ताकि इंसेक्ट आके इससे अट्रैक्ट कर सके, और फ्रेगनेंट मतलब इसमें से खुशबू निकलनी चाहिए। और जब वो आके इस पे बैठे और हम जब उससे काम कराएंगे ना तो हम उससे कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड भी देंगे, मतलब उसका भी कुछ फायदा करवाएंगे। उसे हम नेक्ट्रीज कहते हैं जो कि हम यहाँ पे उससे फ्लोरल रिवॉर्ड देंगे, मतलब नेक्टर देंगे, पॉलन ग्रेन देंगे और सेफ प्लेस टू ले एग्स देंगे, मतलब उसके एग्स को रखने के लिए भी हम थोड़ी सी जगह देंगे। इसमें क्या होता है स्टिकी पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन हमारे इसमें चिपचिपे होना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए और स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए। इसका एग्जांपल हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है यका प्लांट्स में और एमेरोफोफाइलस में देखने को मिलता है, साल्विया में भी देखने को मिलता है। पॉलिनेशन में आगे हम को इवोल्यूशन की बात करते हैं। को इवोल्यूशन मतलब जन्मों जन्मों तक साथ रहने वाले की, मतलब अगर फिग और वास्प का केस देखने को मिलता है, ये एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप फॉलो करता है। मतलब अगर फिग और वास्प, तो अगर फिग की केस में वास्प नहीं आए तो ये पॉलिनेशन नहीं शो करेगा, और वास्प की केस में फिग नहीं आए तो ये पॉलिनेशन नहीं शो करेगा, मतलब एक नहीं आए तो एक मर जाएगा। ये एकदम ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में होता है। दूसरी तरफ प्रोनोबा मॉथ और याका प्लांट में भी हमें यही को एवोल्यूशन देखने को मिलता है। इसी केसेस पे हमें फ्लावर पॉलिनेशन में सेक्सुअल डिसीड भी देखने को मिलता है जिसे हम सीडो कॉपुलेशन भी कहते हैं। ये हमें स्पेशली ओफायरस और कॉल्फा बी के केस में देखने को मिलता है। ओफायरस हमारा एक ऑर्किड एक फ्लावर होता है और कॉल्फा बी हमारे पास इंसेक्ट होती है। तो ओफायरस यहाँ पे ना कॉल्फा बी को चीट करता है, मतलब बिना नेक्ट्रीज दिए ही कॉल्फा बी से काम करवा लेता है, मतलब रिजेंबल्स फीमेल कॉल्फा बी, मेल्स कम नियर ओफायरस फॉर कॉपुलेशन बट गेट्स चीटेड। यहाँ पे जो कॉल्फा बी है ना वो हमारे पास मेल होता है, मतलब क्या कहने का है, और मेल की मतलब फीलिंग्स होती है कॉपुलेशन के लिए, तो वो अपनी फीमेल को ढूंढता रहता है। वाइल यहाँ पे ओफायरस जो है उसकी फीमेल की नकल कर लेता है, मतलब एक्टिंग करके बैठ जाता है। और जब कॉल्फा भी उसके पास आता है कॉपुलेशन के लिए तो उसे पता चलता है यार ये मेरी कॉल्फा भी फीमेल नहीं है, ये तो ओफायरस फ्लावर है, तो वो गेट चीटेड हो जाता है और ओफायरस अपने पॉलन ग्रेन्स कॉल्फा बी में चिपका देता है, और जब ये चिपका देता है तो इसे पॉलिनेशन करवाना पड़ जाता है। पर हमें किस देखने को मिलती है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, जहाँ पे पॉलन ग्रेन हमारे पास स्टिग्मा पे आ चुके होते हैं पर वो आगे जाके पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए पॉलन ग्रेन जो है केमिकल रिलीज करते हैं, या पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन हम कह सकते हैं ये केमिकल डायलॉग होता है जो कि पॉलन ग्रेन रिलीज करता है ताकि वो एम्ब्रियो सैक में एंट्री ले सके, वो फीमेल को थोड़ी कन्विंस कर सके कि मैं आप ही की कॉस्ट का हूँ, मैं आ सकता हूँ ना, इसीलिए ये डायलॉग होता है, इसीलिए हम इसे केमिकल डायलॉग भी कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन अपने पास कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन रिलीज करवाते हैं जो कि टेप्टम से और मैच कराते हैं और अलाउ कराते हैं कि हम अंदर आके एंट्री ले सके और फर्दर पॉलिनेशन करवा सके, तो इसी के लिए पेक्टोसेल्यूलोसिक एपिकल ग्रोथ करवाते हैं। कुछ हमारे पास एंजाइम्स भी हेल्प करते हैं जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह। टेम्परेचर यहाँ पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बोरोन आते हैं, कैल्शियम आते हैं और एनर्जी जैसे हमारे पास सुक्रोज फ्रक्टोज जैसी होती है ताकि ये आगे जाके उसकी पूरी ट्यूब का मेंटेनेंस कर सके। इसकी ट्यूब जो है मतलब पॉलन ग्रेन से आगे देखो हमने देखा था पॉलन ग्रेन की केस में, वहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर हमें देखने को मिली थी एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन देखने को मिली थी। तो पेक्टोसेल्यूलोसिस आते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को माइटोसिस के द्वारा उसकी पॉलन ग्रेन से उसकी पॉलन ट्यूब को बनवाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग सिफेनोगैमी भी कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन मतलब इंटाइन का और आगे जाके एक्सटेंशन होता है, उसी को हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं और ये होने की प्रोसेस को ही हम लोग सिफेनोगैमी कहते हैं। कैसे पता चलेगा पॉलन ग्रेन को कि हमें नीचे की तरफ ही जाना है, तो वहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो सैक जो नीचे की तरफ फिलिप फॉर्म एपरेटस से वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कीमोट्रोपिक मूवमेंट भी कहते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही हमारे जो पॉलन ग्रेन से जो कि आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही हमारे एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेते हैं, एंट्रेंस थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो सैक में जो हमारे पास सिनर्जिड्स के पास फिलिप फॉर्म एपरेटस होते हैं यही गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को नीचे से आने की माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। कहता हमारे पास दो सिनर्जिड्स मौजूद होते हैं जिसमें से पहला डीजनरेट हो जाता है बिफोर द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ट्यूब के एंटर होने से पहले ही एक डीजनरेट हो जाता है ताकि पॉलन ट्यूब को या पॉलन ट्यूब को अंदर आने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, वो अच्छे से आ सके, और दूसरा बेचारा उसके आने के बाद डीजनरेट हो जाता है, मतलब डीजनरेट आफ्टर द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर ले लेता है ना तो एक तब डीजनरेट हो जाता है। हम बात कर ले कि ये पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की केस कब स्टार्ट होती है और कब एंड होती है, तो ये सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी पॉलन ग्रेन स्टार्ट्स फॉर्मेशन ट्यूब, मतलब जब ट्यूब का पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाता है तभी ये हमारी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाती है। वाइल ये एंड होती है व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक, जब एम्ब्रियो सैक में हमारा पॉलन ट्यूब एंटर हो जाता है तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन खत्म हो जाती है, हमारी आगे की डिवीजन स्टार्ट हो सके या फिर आगे जाके हमारी पॉलिनेशन कर सके। हम देखें कि पॉलन ट्यूब आने के बाद एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले हमारे सिनर्जिड्स जो है डीजनरेट हो जाते हैं जो कि नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं, और ऊपर की तरफ जो एंटीपोडल भी होते हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं ताकि अच्छा न्यूट्रिशन बना सके, और बीच में जो हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एन वाले वो भी फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n बना लेते हैं।
के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एम्ब्रियो सैक में सिर्फ सेकेंडरी न्यूक्लियस बचता है और एक सेल बचता है, और ऊपर से हमने देखा था कि मेल गैमेट 2n में आएगा। तो सबसे पहले मेल गैमेट हमारे पास n में जो आता है वो सबसे पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस से डिवाइड हो जाता है या फिर आपस में फ्यूज हो जाता है, जो आगे जाके पैक बनाता है। पैक को हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं और उस सेल के अंदर का न्यूक्लियस को हम लोग पेन बोलते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी डिवीजन को या इसी हम लोग फर्टिलाइजेशन को 3n या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। बचता है मेल गैमेट का दूसरा एन, वो हमारे एक्स सेल एन से जाके फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बनाता है, जो कि जाइगोट 2n का हमें देखने को मिलता है, और इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। पावर में यही फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमें एडवांस एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। मैंने आप लोग को डबल फर्टिलाइजेशन दिखाने की कोशिश करी। जब हमारे एक्स सेल अंदर जाते हैं तो एंटीपोडल सेल भी हमारे डीजनरेट हो जाते हैं, वाइल सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाते हैं। हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 2n बना लेते हैं और एक्स सेल बचते हैं। जो सबसे पहले हमारे मेल वाले से n आते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई से 2n वाले से फर्टिलाइज करते हैं और ट्रिपल फ्यूजन दिखाने की कोशिश करते हैं, वाइल एक्स सेल से जो दूसरा n आता है वो सिनगैमी बनाता है या फिर जाइगोट बनाता है। इसी फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एक तरफ हमें एक एन से सिनगैमी देखने को मिलता है और दूसरी तरफ से ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमें देखने को मिलेगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, पैक से हमारे पास एंडोस्पर्म बनेगा, ओव्यूल हमारे आगे जाके सीड्स बनाएंगे और ओवरी आगे जाके हमारे पास फ्रूट्स बनाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा होता है यहीं पे समाप्त। बाकी का अगले दिन हम लोग कल पूरा करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय मेरे प्यारे बच्चों।